नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट की प्रतिक्रिया दी और बताया कि किस प्रकार इस बजट से प्रदेश की जनता को लाभ होगा और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई बिंदुओं का जिक्र किया जिससे प्रदेश की हर जनता को उसका लाभ होगा। इससे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार पिछले 11.5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई योजनाओं धरातल पर पहुंची, जिससे देश की 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली, जो देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कि पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इंपैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्मगौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने एमएसएमई सेक्टर, रेलवे के नए कॉरिडोर समेत कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसका लाभ प्रदेश और प्रदेश की जनता को मिलेगा। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। 3 करोड़ जो हमारी आबादी है, इस एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होती है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि हमने ये तो किया, इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इसने रोजगार का सृजन किया, अब आगे ये 10,000 करोड़ हमें इसके अगले भविष्य के लिए, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का है, कनेक्टिविटी का है और भी अन्य सेक्टर को आगे बढ़ाने का, जिनमें 7 रेलवे के नए कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 2 यूपी को प्राप्त हुए हैं। इन 2 नए रेलवे कॉरिडोर का लाभ यूपी की बेहतरीन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों यूपी से होकर के जा रहे हैं।
जिसमें हमारा लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब यूपी के अंदर तैयार हो रहा है, इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। 20 वाटरवे जिनमें यूपी के अंदर देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी, प्रयागराज और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे को संचालित करने का प्रस्ताव, ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावनाएं, और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। इस दौरान सीएम योगी ने माघ मेले का भी जिक्र किया और बताया कि इस मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जिससे प्रदेश को बड़ा लाभ हुआ है। आने वाले समय में आर्कोलॉजिकल साइट का लाभ भी यूपी को मिलेगा, जिससे यूपी के टूरिज्म को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार उन्होंने 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 2 ऐसे साइट्स यूपी के हैं जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का। ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में यूपी में महाकुंभ, माघ स्नान जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें दूर दराज के लोग शामिल हुए और उन्होंने पवित्र स्नान करने के साथ ही कई धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना भी की, जिससे यूपी को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपनी सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक छोटी बच्ची ने भी सीएम योगी के सामने अपनी मांग रखी। फिर क्या हुआ, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तो स्कूल जाएगी इस उम्र में, कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, चलो उनका एडमिशन करवा देना। राजधानी लखनऊ में सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दरबार में एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी, जो बड़ी आश भरी निगाहों से सीएम की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। जब सीएम उसके पास पहुंचे तो उन्होंने बच्ची से उसका नाम पूछा और पढ़ाई को लेकर चर्चा की। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है, जिस पर बच्ची ने अपनी मांग को सीएम के सामने रखा और सीएम योगी को कविता भी सुनाई। जिसके बाद सीएम योगी ने बच्ची को टॉफी दिया और वहां मौजूद अधिकारियों को बच्ची के एडमिशन कराने के निर्देश दिए। क्या है, क्या नाम है? क्या है बताओ? एडमिशन कहाँ? तो स्कूल जाएगी इस उम्र में, कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। वैसा 10 बजे का। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। और
शेर बच्चे शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे जय हिंद बहुत जय सुंदर। हिंद। ये लो, इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका। योगी से मुलाकात के बाद से बच्ची अनाबी अली ने कहा कि मैं योगी जी से मिली और उसने अपनी एडमिशन के लिए कहा, उन्होंने मेरा एडमिशन कराने के लिए कहा है। लॉरेटो में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन चाहिए तो मुख्यमंत्री जी से मिले, योगी जी से मिले, क्या बोला उन्होंने? कह देंगे करा देंगे। एडमिशन हो जाएगा, खुश हो? आपके साथ और कौन है? मम्मी है, दादा है और दादी है, बाबा है, रानी। मुख्यमंत्री जी से आपने क्या बोला? योगी जी से क्या बोला आपने? मेरा लॉरेटो में एडमिशन करा दिए प्लीज। वही बच्ची की मां फराह मुशर्रफ ने कहा कि हम अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए आए थे, हमें भरोसा दिलाया गया कि उसका दाखिला हो जाएगा। जी मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, इसका एडमिशन कराना था लॉरेटो कॉन्वेंट में। तो हमने वहाँ का वो भरा था फॉर्म, लेकिन अब किसी वजह से भी इसका नाम नहीं आया। इनकी दोस्तों का हो गया, बहुत परेशान थी कि हमें वहीं पढ़ना है, तो बस इसीलिए मुख्यमंत्री जी के पास आए थे कि वो लॉरेटो में करा दें। क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने बोला हो जाएगा। बच्ची खुश हुई? बच्ची खुश है, बहुत खुश है। गौरतलब है कि सीएम योगी इससे पहले भी जनता दरबार के जरिए प्रदेश की जनता के कई मांगों को पूरा कर चुके हैं, जिसे लेकर प्रदेश की जनता सीएम योगी से काफी खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सोमवार को गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की और बजट समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। साथ ही पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सोमवार को गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की और केंद्रीय बजट को लेकर पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार हमारे प्रदेश को कम बजट देती थी, जिस कारण प्रदेश का विकास नहीं हो सका, लेकिन हमारी सरकार में देश का बजट बढ़ा है, जिससे देश और प्रदेश दोनों का विकास हो रहा है। मैं तो पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, उनकी टीम वित्त मंत्री जी को भी, कि 70 साल में पहली बार है कि सबसे अत्यधिक सर्व समावेशी, सर्व समस्पर्शी और सभी लोगों को हितों की रक्षा करने वाला बजट है, जिसमें मैं अपने मत्स्य विभाग की बता सकते हैं कि 2782 करोड़ के आसपास पैसा हमने मत्स्य विभाग में भी दिया। तो भी समझ सकते हैं कि अब 45,000 करोड़ रुपया हो गया, तो ये बहुत छोटा नहीं है 6 साल के अंदर। पिछली सरकारों ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, हमारी सरकार में अभी लगभग 9 साल में हम 45,000 करोड़ रुपया। तो इसी से कहा जाता है बिना बजट के कुछ नहीं। देश में दो ही चीज है, गजट और बजट। लोकतंत्र के दो बड़े स्तंभ हैं, दो माध्यम हैं। गजट मतलब होता है कानून, जो कानून अगर बन गया तो जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश में सभी कुछ करने के लिए, तो उसके लिए बजट की जरूरत है। और पॉलिटिक्स नथिंग एल्स बट ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर और शेप एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें हमारे इस चीज को बताती हैं कि हम इस देश को विकसित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, जनता के अभिभावक के रूप में हम ठीक से उनके जो वादा किए हैं, जो सोच है, उसे पूरा करने के लिए बजट की आवश्यकता है। तो इस बजट के माध्यम से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें विकास नहीं किया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर भी निशाना साधा और कहा कि वे सिर्फ दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके हित में कोई काम नहीं करते। यह मुद्दा विहीन पार्टी है, इसलिए लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। बड़ा छोटा और नीचे इन लोगों ने किया और इन्हीं लोगों के समय आया। पहले आप समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी उसको वापस बुला लिया इन लोगों ने, जिसको मारकर हमारे देश के लोगों ने भगाया था। और जो ये इन लोगों की सरकारें थी, केंद्र में सपा कांग्रेस की सरकार को सपा बसपा समर्थन दे रही थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला के फिर से देश में निवेश करना कितना घातक रहा। तब तो नहीं था, तब अमर सिंह एंड कंपनी थे, इधर सतीश मिश्रा एंड कंपनी है, ये कंपनियां करके आ रही थी। वो किसके लिए काम कर रही थी? अगर काम जनता के लिए किए होते तो दलितों के नाम पर उनकी सत्ता नहीं जाती, पिछड़ों के नाम पर। ये लोग खाली अपनों के नाम पर काम करते हैं, न इनको दलितों से कोई सराकोर है न पिछड़ों से है। हमने तो 2018 में गोरखपुर में दोनों को एक कर दिया था 37 साल बाद। आखिर क्या हो गया? निजी स्वार्थों में इन लोगों ने तो इनको तो अंतर गया है, बाहर क्या है, आप जारी रहो। ये पार्टियां पोस्टर और बयानबाजी वाली रह गई हैं, न कोई मुद्दा है न कुछ है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने यूजीसी के नए कानून को लेकर चल रहे आंदोलन पर भी अपने विचार रखे और कहा कि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसका स्वागत करते हैं। लोग हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है और देश संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब है जो सदियों से सदाए गए हों, सदियों से पीछे हों, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है। ऐसे में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा में बैठकर जब देश संविधान बना, तो बड़े लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके पुरखों को, कि उन लोगों ने तय किया था कि हम लोग बड़े लोग हैं, लंबे समय से हम लोग ऊंचाइयों पर हैं, पढ़े लिखे लोग आगे हैं और देश से लड़ने वाले अगर ये उजड़े लोग हैं, और ऐसे लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम देश में व्यवस्था होगा। टैक्स जैसे आपने बजट किया है, इस बजट में पैसा लाया जाएगा और कानून के मुताबिक इनके जो भी लड़े हैं उजड़े हैं, लेदरमैन हो, फिशरमैन हो, अदरमैन हो, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाया जाएगा। और इनके ऊपर कानून से जो एक हैबिट होती है ना लोगों की, जो कि आदत हो जाती है लंबे समय से, तो उस आदत के हिसाब से अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे कानून से ही रोका जा सकता है। इसीलिए मोदी जी ने उस कानून को कि भेदभाव न हो उसके लिए लाया गया। तो न्यायालय उस पर ट्रायल चल रहा है। न्यायालय निश्चित रूप से लोकसभा में जो लोकतंत्र है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो मामला न्यायपालिका में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और न्यायपालिका से जो होगा उसका स्वागत होना चाहिए। काबिले गौर है कि यूजीसी के नए कानून को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में छात्र जमकर विरोध कर रहे हैं और सरकार से इस कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में है, जिसे लेकर कोर्ट ने सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि सरकार और यूजीसी की ओर से कोर्ट में क्या जवाब पेश किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का किया है भांडाफोड़। आपको बता दें कि महिला समेत 5 आरोपी को किया गया है गिरफ्तार और मौके से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपियों ने कबूल किया अपना गुनाह, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का किया है भांडाफोड़। आपको बता दें कि महिला समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मौके से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस दौरान आरोपियों ने कबूल किया है अपना गुनाह और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं देवरिया में मोमोज के नाम पर ठगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि दुकानदार ने बनाया बच्चों को शिकार और मोमोज के बदले सोने और चांदी की मांग की। वहीं दुकानदार ने ठगा लाखों रुपए का सोना और चांदी। आपको बता दें कि पीड़ित परिजन ने पुलिस से शिकायत की। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। तो आपको बता दें कि मोमोज के बदले आरोपियों ने बच्चों को बनाया शिकार। वहीं देवरिया में मोमोज के नाम पर ये ठगी देखने को मिली है और आपको बता दें कि दुकानदार ने ठगा लाखों रुपए का सोना और चांदी। पीड़ित परिजन ने पुलिस से की है शिकायत और आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस।
तो आपको बता दें कि दुकानदार ने ठगा लाखों रुपए का सोना चांदी। जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना के ग्राम भगवानपुर तिवारी निवासी विमलेश मिश्रा द्वारा तहरीर सूचना देकर अवगत कराया गया कि उनके नाबालिग बेटे ने मोमोज खाने के लिए घर में रखे सोने चांदी के कई आभूषण मोमोज बेचने वाले को दे दिया गया। उक्त के संबंध में थाना रामपुर कारखाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव आ रहा है, जिसका असर प्रदेश के कई हिस्सों में पड़ रहा है और लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी प्रदेशवासियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, जिससे अब प्रदेश के कई इलाकों में भी शिमला जैसी ठंड का अनुभव हो रहा है और लोग घरों में दुबके पड़े हैं। साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे वे इस ठंड से सुरक्षित रह सके। वहीं सड़कों पर धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वाहन चालकों की माने तो ठंड बढ़ने से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद वे कपकपी ठंड में जाने को मजबूर हैं। अलीगढ़ में इस समय ये मान लो कि शिमला हो रहा है, अलीगढ़ काफी ठंड पड़ी हुई है और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सैटरडे में बारिश हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद में मौसम लगातार खराब हो रहा है और काफी ठंड पड़ी हुई है। ये मान लो आपके देख सकते हो मेरे बर्फ जमी हुई है। मैं थोड़ा सा 2 किलोमीटर निकल के आया हूँ घर से, उसके बाद ही इतना ये स्थिति है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी हुई है अलीगढ़ में। हाथों में भी एकदम ठठुरन हो रही है और बाइक चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ज्यादा ठंड है भैया अलीगढ़ में। बारिश की वजह से, बारिश के बाद में ये कोहरा आया है और फरवरी में इतना कोहरा कभी आता नहीं है, घना कोहरा है और इसमें दिखाई देने में भी थोड़ी दूर का ही दिखाई दे रहा है। बाइक चलाने में अगर कहीं जाना है तो 1 घंटे का सफर 2 घंटे में कवर हो रहा है, क्योंकि कोहरा दिखाई नहीं दे रहा सामने से। कोहरे की वजह से थरथरी हो रही है, हाथों में भी कंपन सा हो रहा है बिल्कुल। ठंड की वजह से बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठंड है बहुत, कपकपी है, निकलने में भी दिक्कत है और पूरा शरीर गीला हो गया है पानी की, कोहरे की वजह से। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान और हरियाणा के आसपास सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही 3 फरवरी तक बनी रह सकती है। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज ठंडी हवाएं भी चलेंगी, जो ठिठुरन और बढ़ाएगी। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट आने के आसार हैं। इसका मतलब है कि रात और सुबह की ठंड अभी और ज्यादा सताएगी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी का सीधा असर यूपी के तराई और मैदानी जिलों पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। अब बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।